सियाह रात लेती नहीं है नाम ढलने का, सियाह रात लेती नहीं है नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। प्रोग्राम के ताज़ा शुमारे में सभी देखने वालों का इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन, उम्मीद आज भी यही कि आप जहाँ कहीं भी रहें बखैर व आफ़ियत रहें, खुश व खुरम रहें और बसत व सलामत रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अपने मुकर्रर वक्त पर प्रोग्राम के एक और शुमारे को हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं, कुछ नई इतलात, नई मालूमात और नए मेहमानों के साथ, कुछ नए एलिमेंट्स, कुछ नए फ्लेवर्स, कुछ नए जायके, जिनको हम रफ्ता रफ्ता अनफोल्ड करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, आज मंडे भी है, एक नए हफ्ते का आगाज़, एक नया दिन, और मंडे को वर्क डे, बिज़ी डे के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सब हम तैयारी इस वक्त कर रहे होंगे अपने वर्क प्लेसेस की तरफ जाने की। और आज का दौर ऐसा है कि हम अपने कामकाज में इतना मसरूफ़ हैं कि हमें अपने लिए भी वक्त नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती। दिन भर काम करते रहते हैं, अनथक काम करते रहते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते रहते हैं, फ़राइज़ अंजाम देते रहते हैं और ज़िंदगी के नशीब व फराज से मुकाबला करते रहते हैं। लेकिन इस सब में जो चीज़ नज़रअंदाज हो जाती है वो हमारा अपना आप है। मशीन की तरह हम काम करते जाते हैं, लेकिन अपनी ज़रूरियात को अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। वहीं हम देखें तो मशीन भी जब लगातार काम करे तो उसको भी सर्विस और मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। वहीं हम तो फिर इंसान हैं, हमारे कुछ हदूद है, हमारा को एक दायरा है, जिस दायरे के अंदर अंदर, जिन लिमिटेशंस के अंदर अंदर हम काम कर सकते हैं। और अगर वो हद पार हो गई तो फिर हमारी बॉडी, हमारा माइंड इंडिकेशंस देने लगता है कि प्लीज़ पॉज, आप थोड़ा रुक जाइए, वक्फ़ा लीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, अपने जहन को थोड़ा आराम दीजिए। और अक्सर हम इन इंडिकेशंस को भी नज़रअंदाज करते हैं और फिर ये इंडिकेशंस खुदा न खास्ता किसी मर्ज़ की शक्ल में ज़ाहिर हो जाती हैं। इसीलिए तो आज हर इंसान में ज़हनी तनाव, ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, फटीग होता है। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने बिज़ी स्केड्यूल में से थोड़ा सा वक्त सेल्फ़ अटेंशन और सेल्फ़ केयर के लिए निकालना है, खुद को थोड़ी बहुत तवज्जो देनी है। और इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती हैं, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया जा सकता है, थोड़ा बहुत खुद को रिजुनवेट किया जा सकता है, ताकि हम फिर से ज़िंदगी की इस भागदौड़ में शामिल हो जाएं, अपनी मामूलात को फिर से बहाल कर सकें। और इसके लिए एक नुस्खा मैं आपसे शेयर करूं कि आप जब सुबह उठें ठीक 8 बजे डीडी कशर ट्यून इन करें और हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के देखें। इसमें हम आपके लिए तफरीही सामान भी रखते हैं, इंफॉर्मेशन भी रखते हैं, नॉलेज भी रखते हैं और ऐसे मेहमानों से मुलाकात कराते हैं जिनसे मुलाकात पर आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है, आप में भी वो जज्बा जग जाता है कि अगर इन्होंने किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो खैर, प्रोग्राम की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। आज प्रोग्राम में मैं रहूँगा आपके साथ, काजी मोहम्मद अमार, मेरे साथ रहेंगे शरीक सफ़र, शरीक मेज़बान मुनीर डार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। काजी अमार साहब ने जितनी भी बातें आपसे शेयर की प्रोग्राम के इन इब्तदाई लम्हात में, तो उनको अगर एक शेर में समेटने की कोशिश की जाए तो किसी ने क्या खूब कहा है कि ये लोग नई ज़िंदगी की तलाश में, ये लोग नई ज़िंदगी की तलाश में धुआं बनकर निकल रहे हैं कारखानों से। वाह वाह। तो अपने आप को टाइम दे। वो कहते हैं ना, एक मूवी का एक डायलॉग भी था कि मैं दिन में हज़ारों आदमियों से मिलता हूँ लेकिन मैं अपने आप से नहीं मिलता। जी जी। तो अपने आप से मिलिए। सेल्फ अटेंशन जैसे काजी अमार साहब ने बात की, तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और नाज़रीन मोहतरम, कल सुबह के मुकाबले में आज सुबह हमारे साथ साथ आपने भी थोड़ी सी ज़्यादा ही ठंड महसूस की होगी। उसकी वजह यह है कि बालाई इलाकों में बर्फ़बारी हो रही है और नशीबी इलाकों में कल शाम से ही बारिशों का सिलसिला जारी है। और इस सर्दी के दिनों में हम सर्दी का तोड़ रिवायती तौर पर इस नमकीन चाय से, कांगड़ी से, हमाम और हरीसे से निकाल चुके हैं और इन चीज़ों का ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है सर्दियों के अयाम में।
लेकिन जब भी हम विंटर्स की तरफ रुख करने का वो एक सिलसिला शुरू होता है, यम साथ हर्द काल तम साथ मर्द हजरात मुख्तलिफ कामन मज आवर तो यम सान गरन मज माज बेन तिमन यह खत जबरदस्त परेशानी वंद बाप थो स्टॉक थो जुन जालुन या थो चीनी कर या हॉक्सुन थो। तो मुझे लगता है कि आज के इस ठंड भरी सुबह में पहले हमें अपने इन सिस्टर्स और अपनी इन माओं का शुक्रगुजार रहना चाहिए, उनको थैंक्स कहना चाहिए कि वो इतनी गर्माहट का एहसास हमें दिलाते हैं घरों में। और अब कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक 13 से 15 नवंबर के बीच बर्फबारी होने का इम्कान था, लेकिन बर्फबारी नहीं हुई। लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थीं। खैर, ऊपर वाले का करना है, इट इज़ ऑल अबाउट नेचर, उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। खैर, अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेल्सियस, कम अज़ कम 0 से -1 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। जम्मू की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 और कम अज़ कम 11, लेह में कम अज़ कम -5 तक भी जा सकता है, ऐसा कहना है महकमे मौसमियात का। वही अगर बात करें श्रीनगर को जम्मू कौमी शाहरा की तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर की इत्तला के मुताबिक आज हाईवे थ्रो है और आज छोटी गाड़ियों को, मुसाफिर बरदार गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की तरफ आज बड़ी गाड़ियां चलेंगी और जम्मू से श्रीनगर की तरफ आज छोटी गाड़ियों को आने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन कट ऑफ यही टाइमिंग है कि 11 बजे आपको नगरोटा पार करना है। अगर आप छोटी गाड़ी में आ रहे हैं तो आज आप जम्मू से श्रीनगर आ सकते हैं, बड़ी गाड़ियां श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा सकते हैं। इस कन्फ्यूजन में ना रहिएगा, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए कि कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। लेकिन अगर आप इस शाहरा पर सफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई प्लान रख रहे हैं तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर से रब्ता आप ज़रूर कीजिएगा। कोविड अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 460 नए मामलात की तस्दीक हुई है, उनमें 221 कश्मीर सूबे से, 189 जम्मू सूबे से और रिकवरीज 491 बताई गई हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। और अब आपको इंतज़ार होगा उस नगमे का, तो काजी अमर साहब बिल्कुल सही नगमे ते वातनाओ साने नाज़रीन ताईं तुम ऐसो वेदर तो ट्रैफिक अपडेट सान नाजरीन से शेयर करान, कोविड अपडेट तो तुम शेयर। हालांकि बालई इलाक तिमन पे पे थोड़ा बहुत शीन, मगर मैदानी इलाकन मज पे सिर्फ रूद योत वह गो हखै तथ मज मिले वारिया राहत। ट्रैफिक के बारे में ये भी कि गाड़ी चलाते वक्त भी SOPs और गाइडलाइंस का ख्याल रखें। बेच चीज़ मुशाहिद सोन आम सड़क पे जन चल्लार हिश, अनरीजनेबल बांबर हिश, खबर कोत वातुन। सड़क पे गाड़ी चलावन जिम्मेदारी हज काम, इट्स नॉट ये कोई वॉक इन द पार्क नहीं है। तो सड़क के जो कवायद ज़वाबित है उनको मलहूज़ रखते हुए गाड़ी केयरफुली चलाएं ताकि हादसात ना हों। और आप देखें, जब आप सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो कहीं पहुंचने में आपको देर नहीं होगी। खैर, बहुत स्ट्रेस कत कर तो सारी खुद असल स्ट्रेस बस्टर मौसीकी। आज ते वातनाओ मौसीकी हज डल प्रोग्राम किस आगाज़ मज तह तान कैसर निज़ामी साहब खूबसूरत आवाज़ मज बोजो ये खूबसूरत बात। तिहन कंपोजिशन हज खासियत गज़ल गायकी तमिक कह एलिमेंट्स सत लय मौसीकी तमिच थोड़ा बहुत एलिमेंट तम ब्लेंड करान तो पता शाहकार पैदा करान। यह बात बोजो प्रोग्राम किस आगाज़ मज, तम पत करो मुलाकात पन्न पछन से। आदन इखना शमलादन तय, आदन इखना शमलादन तय, सरहो वंदय पादन मदन सुम चनी वदन तय, मदन सुम चनी वदन तय, अज़वातम दादन
आदन इखना आदन इखना आदन इखना आदन इखना आदन इखना ये दोद नरन मादन तै छुमगछा ब्रतनादन ये दोद नरन मादन तै छुमगछा ब्रतनादन में दिल छुर्यो चान कसदन तै में दिल छुर्यो चान कसदन तै मल बाबन सादन आदन इखना छमलादन तै सरहो वंदे पादन आदन इखना आदन इखना आदन इखना आदन इखना आदन इखना यावन स्तन्नावन तै हावस छुन छावन यावन स्तन्नावन तै हावस छुन छावन बोवन कूद गई अथ हावन तै बोवन कूद गई अथ हावन तै ये दुनिया तावन आदन इखना छमलादन तै सरहो वंदे पादन आदन इखना आदन इखना आदन इखना आदन इखना आदन इखना व्यपान छुस म्योन लुक्या दपन तै तन छस जहर चापन व्यपान छुस म्योन लुक्या दपन तै तन छस जहर चापन दपान असस म्योन सपन तै दपन असस म्योन सपन तै मज पेयम दलाल दुपन आदन इखना छमलादन तै आदन इखना छमलादन तै सरहो वंदे पादन आदन इखना आदन इखना आदन इखना आदन इखना आदन इखना। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK जो हम हर सुबह आप तक 8 बजे से 9 बजे तक पहुंचाते हैं।
अब वक्त है आपकी मुलाकात आज के हमारे मेहमानों से कराने का। नाज़रीन, हम जानते हैं कि आज के दौर में तालीम पे कितना ज़ोर दिया जाता है, कितना फोकस किया जाता है और अहम भी बहुत है। जूं तालीम के सफ़र को हम आगे बढ़ाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे तलबा ये फ़ील करते हैं, ये ज़रूरत महसूस करते हैं कि अब बोझ बढ़ गया है, बैक वक्त बहुत सारे सब्जेक्ट्स में तालीम हासिल करनी पड़ती है, तो एक एडिड असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे वो हमारे ट्यूशन सेंटर्स का रुख करते हैं। हमारी मकामी सतह पे भी ट्यूशन सेंटर्स का एक बड़ा नेटवर्क अब कायम हो गया है। वहीं कुछ ट्यूशन सेंटर्स की क्रेडिबिलिटी को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, कुछ सवालिया निशान भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेंटर्स, ट्यूशन सेंटर्स अब कायम हो रहे हैं जो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत काम कर रहे हैं। तालीम के का जो बुनियादी मकसद है, जो एम और ऑब्जेक्टिव है, उसको मलहूज़ नज़र रखते हुए वो काम कर रहे हैं। और ऐसे ही मोतबर इदारे जो हैं वो न सिर्फ उस सब्जेक्ट्स में उनको तालीम फराहम करते हैं, बल्कि उनके विज़न को ब्रॉडन करते हैं। उनको ये समझाते हैं कि अगर आपने मेडिकल फील्ड का इंतखाब किया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ डॉक्टर बनेंगे। अगर आपने नॉन मेडिकल फील्ड का इंतखाब किया है तो ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ इंजीनियर बनेंगे। इसके अलावा भी एक दुनिया है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत मौक़े हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसा ही एक मोतबर इदारा है लेट अस सॉल्व इंस्टीट्यूट। और इस इंस्टीट्यूट की ख़ास बात यह है कि इसके जो चेयरमैन हैं, इसके जो फाउंडर हैं, वो खुद जब एक स्टूडेंट थे तो उनके जो तजुर्बात थे, मुशाहिदात थे, उन्होंने इस चीज़ का जायज़ा लिया है पूरे सिनेरियो का कि एक स्टूडेंट को किन मुश्किलात का सामना रहता है, किन चैलेंजेस का सामना रहता है, और उनको सॉर्ट करने के लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने ये सोचा है कि जिन मुश्किलात का सामना उनको रहा, वो चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स आने वाले वक्तों में आला तालीम के लिए जाएं, उनको वो मुश्किल दरपेश ना आए। तो आज हमारे प्रोग्राम में लेट सॉल्व इस इदारे के दो बानी मेंबरान तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ। मेरी दाईं जानिब बैठे हैं फैज़ान मीर साहब, जो इस इंस्टीट्यूशन के चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन हैं, और बाईं जानिब तशरीफ़ रखते हैं सुखबीर सिंह जी, जो इस इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं। पहले तो सबसे पहले आप सभी दोनों मेहमानों का जो है इस्तकबाल और खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। वेलकम टू आवर शो। इससे पहले कि हम लेट अस सॉल्व के बारे में बात करें और इस बारे में बात करें कि किन किन प्रॉब्लम्स को लेट अस सॉल्व ने सॉल्व किया, सबसे पहले हम आपकी ज़ात के हवाले से कुछ जानना चाहेंगे। मुख्तसर तारुफ आप दोनों हमें दीजिए। पहले आप फैज़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैज़ान है। मैं बेसिकली अनंतनाग में रहता हूँ। अनंतनाग के कुकरनाग इलाके में एक छोटा सा गांव है नागाम के नाम से जी, तो मैं वहाँ पे रहता हूँ। तो मैं 11th पढ़ने के लिए परेपुरा आया था। सबसे पहले 11th पढ़ा मैंने, 12th पढ़ा, एंट्रेंस पढ़ा, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस किया। हमेशा से कुछ करना था, मतलब डूइंग समथिंग डिफरेंट, थिंकिंग समथिंग आउट ऑफ बॉक्स। तो उसके बाद मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे किसी ने कहा था किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही सबसे अच्छी बात है। तो मैंने सोचा जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस हुई है मेरे टाइम पे वो किसी और को ना हो। सो ये सोच लेके फाउंड किया इंस्टीट्यूट को। तो कहते हैं ना कि बी द चेंज यू वांट टू सी। तो उसी चीज़ को आपने मलहूज़ रखकर फिर ये इनिशिएटिव लिया है। खैर सुखबीर सर से जानेंगे कि ये कहाँ से हैं और इस इंस्टीट्यूट में आपके क्या फ़राइज़ रहते हैं। मेरा नाम सुखबीर सिंह है जी। मैं विलेज अतना बिरवा बड़गाम से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मैं लेट सॉल्व इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ और मैं वहाँ ज़ूलॉजी का लेक्चरर भी हूँ। ज़ूलॉजी बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं जी। तो फैज़ान सर ने जो इंस्टीट्यूट शुरू किया था तो उनके बाद हमने भी वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। ज़ूलॉजी मेरा स्पेशलाइजेशन है। बच्चों को दिस मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेई, नीट की वहाँ कोचिंग करवाई जाती है। लेट सॉल्व इंस्टीट्यूट परेपुरा में पढ़ाता हूँ। बिल्कुल सही। फैज़ान साहब, आइडियाज़ तो बहुत सारे होते हैं, हमारे जहन में भी पनपते हैं, लेकिन एक्चुअल चीज़ है फिर उस आइडिया को एक्चुअलाइज करना, उसको एक हतमी शक्ल देना। तो हमें बताएं कि ये आइडिया जब आपके जहन में आया तो फिर ये आइडिया हाउ डिड इट ट्रांसफॉर्म इनटू अ रियलिटी। देखिए, एक बड़े इनोवेटर है और वन ऑफ माय इंस्पिरेशंस इलॉन मस्क। वो कहते हैं दैट कि 1 घंटे में करोड़ स्टार्टअप्स बनते हैं और वो सारे फेल हो जाते हैं। वो फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दिमाग से कभी बाहर ही नहीं आते। जब मैं क्लास 12th में था तब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। क्लास 12th में मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था
मैं वहाँ पढ़ाने ही इसलिए गया था ताकि मैं समझ पाऊँ एडमिनिस्ट्रेशन काम कैसे करती है। तो वहाँ पे बहुत सीखा, इनफैक्ट मैंने बहुत कम सैलरी पे वहाँ पे काम किया है ताकि मैं सीख पाऊँ ये सब चीज़ें। उसके बाद आई हैड 1400 रुपीज़ इन माई पॉकेट, एंड 1400 रुपीज़ से मुझे अब भी याद है मैंने 2 बैनर बनवाए लेट्स सॉल्व इंस्टीट्यूट के नाम से जी, और लगा दिए यूं ही। हाँ, लगा दिए। और वो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था उनसे कहा मैं यहाँ पे फ्री पढ़ाऊँगा, बस आप मेरे को 2 कमरे दे दो। ओके। तो उन्होंने वो 2 कमरे दिए। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद आपको पता है उनकी हालात थोड़ी ख़राब हुई 5th अगस्त को। उसके बाद शट डाउन हुआ। शट डाउन खुलते ही मैंने फिर से अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। आई पुट इट सम मैट। सुखबीर सर को मैं उससे पहले ही जानता था। सुखबीर सर को अपने साथ जोड़ा, फरहान सर को अपने साथ जोड़ा, सारे टीचर्स को अपने साथ जोड़ा और बहुत कोशिश की कि मैं उनको वो आइडिया दे पाऊँ। सुखबीर सर इज इन द टीचिंग फील्ड फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, फरहान सर वॉज इन द टीचिंग फील्ड फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स, एंड जो भी हमारे कोर मेंबर्स हैं, तो इनको अपना आइडिया समझाने की कोशिश की। हाँ, पहले मुझे भी लगा दैट कि लोग हंसेंगे, वो बच्चा है क्या बोल रहा है, एंड पढ़ाने के मामले में हम थोड़ा ज़्यादा इतनी कम उम्र में इतने बड़े ख्वाब। तो वो प्रॉब्लम्स को देख के उनको हल करने के लिए इसको सेटअप कर दिया। और it was only I only had 1400 rupees in my pocket when I started the institute. The point is, अगर आप भरोसा रखते हैं किसी चीज़ पे, मतलब बहुत से लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, बट द पॉइंट इज अगर आप खुद पे बिलीव कर रहे हो, दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं है आपके पास। आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देखिए, आप सपोज मैं इलॉन मस्क की ही बात करूंगा या मेरा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करूँ, वो क्या करते थे, उन्होंने न्यूज़पेपर भेजे हैं अपने बचपन में। सही। और यू कैन लुक टुवर्ड्स आवर प्राइम मिनिस्टर, वी कैन हैव आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, बट जो उन्होंने अचीवमेंट किया है, मतलब वो एक चाय वाले होके एक प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हाँ, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, बट फिर भी कहाँ से कहाँ पे गए वो ये एक डिफरेंट बात है। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, बट पॉइंट ये है कि हमें खुद पे भरोसा रहे, हम करें। आपने फैजान खुद फरमाया कि 1 घंटे में इतने सारे स्टार्टअप्स दिमाग में इंसान के पनपते हैं, लेकिन एक्चुअलाइज वो नहीं हो पाते हैं। जब आपने एक्चुअलाइज किया आपने इस ख्वाब को, जो आपने देखा था, विजन के साथ आप गए थे पढ़ाने ताकि आप समझ पाएं कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम करती है, व्हेन यू एक्चुअली स्टार्टेड इट डूइंग, तो चैलेंजेस किस तरह की आपको फेस करने पड़े? चैलेंज बहुत आए, बट जैसे कि पहले मैंने कहा दैट कि अभी कुछ टाइम ही हुआ था स्टार्ट करे हुए, शट डाउन हो गया जी। तो मैं बैठा रहा, हमेशा सोचता था, मतलब हर एक गुजरते दिन के साथ सोच रहा था, स्टार्ट किया है अब क्या करूँगा, स्टार्ट किया है अब क्या करूँगा। तो फिर से मेरे को इलॉन मस्क जाए, उन्होंने पेपॉल नाम की एक कंपनी खोली थी, और वो जब बहुत बड़ी कंपनी बनी उनको वहाँ से बाहर निकाला गया, उनको सम $million दिए गए। अगर वो चाहते उससे तो वो आराम से अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, ही मेड 2 other companies, SpaceX एंड टेस्ला, और सारा उसमें इन्वेस्ट किया और खुद किराए के घर में शिफ्ट हुए। तो मैंने सोचा अभी वो जहाँ पे है, जिस मकाम पे है, उस मकाम तक पहुँचने के लिए प्रॉब्लम्स आर डेफिनेटली गोइंग टू, देयर विल बी हर्डल्स, देयर विल बी प्रॉब्लम्स, बट द पॉइंट इज आप उनको फेस कर पाते हो या नहीं। हमेशा एक बार दिमाग में रखी, मैंने एक बार सोचा है करने का तो मुझे करना है जी, गिव अप करने का कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सही। फैजान, चूंकि जब आप एक स्टूडेंट थे तो आपने उस पूरे स्टूडेंट जी, वो तो खैर हम भी हैं, मरते दम तक एक इंसान स्टूडेंट ही रहता है और तालिब इल्म ही रहता है। मैं फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। जब आप 12th क्लास आपने पास किया तो आप एक ऐसे फील्ड में आ गए जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन ऑप्शंस की अवेयरनेस नहीं है। तो ये जो सारा सिनेरियो है, क्या आपको लगा कि क्या प्रॉब्लम्स एक स्टूडेंट फेस करता है इस स्टेज पे? देखिए, सबसे पहली बात ये है, 10th तक एक बच्चे को नहीं पता होता कि मुझे करना क्या, इनडिसाइसिव होता है, मतलब ही इज कम्प्लीटली आउट ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड व्हाट ही नोज 10th के बाद either I have to go with the medical stream or non-medical stream, and it's the choice of the parents. When he comes in 11th, 12th with medical or non-medical streams, now he got a dream, I can say that borrowed dream, that he has to be a doctor or an engineer.
Because जो उसके parents थोपा गया को- है। नहीं, थोपा नहीं करते गया हैं, है, जी। जो उसके आसपास से है, फॉर जो एग्जांपल वो देख रहा है कि लोग वही डायरेक्शन इख्तियार कर लें, हम मुझे भी यही तो करना है। उसके बाद मुझे समझ नहीं आता, चलो मैं आपको इस साल का स्टैटिस्टिक्स बोल देता हूँ। अबाउट 15,47,000 अपीयर्ड इन नीट एग्जाम्स दिस सही। ईयर। उनमें कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं? बहुत ही कम रेशो। बहुत कम, मतलब 10,000, 15,000, 20,000। व्हाट अबाउट रेस्ट 15 लाख? वो 15 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे? एक बात है, हम एक सर्कल में खुद को बंद कर रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू सी बिहाइंड कर्टन्स, बियॉन्ड देम। तो हमारा इंस्टीट्यूट भी नीट जेईई की कोचिंग कराता है, बट बच्चे को ये बोल के यू कैन डू दिस दिस एंड दिस, These are the काफी सारे options. हैं, जी। उसको ऑप्शंस उसके सामने रख के, क्योंकि जब ऑप्शंस उसके सामने है उसके बाद मतलब उसको पता चलेगा मैं इंटरेस्टेड कहाँ पे हूँ। आई हैव माई सेल्फ क्वालिफाइड जेईई मेंस, तो उसके बाद मतलब जेईई मेंस करने के बाद मैं एक एनआईटी श्रीनगर या किसी भी एनआईटी सूरत कल दैट्स द सेकंड टॉपेस्ट एनआईटी जा सकता था, लेकिन मैंने जब खुद पे सोचा मुझे सच में इंजीनियर बनना है, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट माय 5 क्या ये years in मेरी something. चाहत है या फिर किसी और के ज़ेरे असर? Do I want to be an engineer? I said no. I want to do something with physics. Right. I want to study pure science. So मैं इंजीनियर क्यों बनूं? Just because मेरे टीचर्स ने मुझे कहा है हम आपको इंजीनियर देखना चाहते हैं, मैं बनूंगा. Just because my parents are saying, I'm not saying that don't obey your parents. Obey your parents, but follow your passion, follow your dream. अगर सचिन तेंदुलकर के पापा ने उनसे कहा होगा अब गाओ, वो कभी लता मंगेशकर नहीं बनते। सही। तो सचिन तेंदुलकर इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया। तो दुनिया में कितनी एग्जाम्पल्स है जिन्होंने पैशन फॉलो करके कितना कुछ अचीव किया है। बिल्कुल सो सही। एवरीवन शुड बी लाइक दैट। सो इस आइडिया को मतलब ये बच्चों के दिमाग में भरने के लिए दैट आपको जो करना है आप करो, जो सारे वो बैरियर्स हैं उनसे वो बैरियर्स हटाने के लिए जी हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। बिल्कुल सही। सुखबीर सर की तरफ आएंगे। जी जी जी। और सुखबीर सर, आप जूलॉजी पढ़ाते हैं, किस तरह का माहौल रहता है क्लासेस में आपके? और जब आप बच्चों की तरफ देखते हैं तो एक टीचर को दिखता ही है, दूर से दिखता है कि कौन सा बच्चा किस तरह की मेंटालिटी रखता है, एटीट्यूड कैसा है इस बच्चे का। तो अपनी क्लासेस के बारे में बताइए कि किस तरह से वो डिफरेंट रहती हैं। बिल्कुल, क्लासेस के बारे में भी, और ये भी हमें बताएं कि फैज़ान साहब से कब आपकी मुलाकात हुई, इनके विजन में ऐसा क्या दिखा आपको कि आप जुड़ गए इनके साथ वैसे थे डायरेक्ट? जो जब क्लासरूम सिचुएशन होता है तो स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं वहाँ पे, तो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वैसे ही स्ट्रेटेजी एक टीचर को अपनानी पड़ती है। मेथोडोलॉजी। बिल्कुल। आधे स्टूडेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो जल्दी लर्न जिनको हो जाते हैं, जल्दी वो कंसेप्ट को ग्रैस्प करते हैं। सही। मगर आधे ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट की जो लेट लर्नर होते हैं, जिनका पिकअप कम होता है। मतलब स्टूडेंट सारे सेम होते हैं, सबों को कंसेप्ट समझ आ जाता है, मगर आधे थोड़ा जल्दी पिकअप कर लेते हैं, आधे थोड़ा सा टाइम लगता है। सो इंडिविजुअल डिफरेंस होती है ये। तो उनमें टीचर को ऐसे हैंडल करना होता है, उस लेवल पे जाना होता है ताकि जो मतलब कि टाइम लगता है जिसको पिकअप करने में, उसके लेवल पे उसको पढ़ाने की कोशिश करनी होती है, ताकि जो हाई लेवल वाला होता है, जो जल्दी पिकअप कर लेता है, तो वो भी समझ लेता है, और लो पिकअप वाला वो भी समझ लेता है। तो इसलिए स्टूडेंट सबको कंसिडरेशन में एक टीचर को स्टूडेंट के लेवल पे उतरना होता है, और ताकि सबों को कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो बायोलॉजी में मेन चीज़ जो रहती है वो रहती है कि जो डायग्राम्स होते हैं हमारे, और जो हमारे पास विजुअल एड्स होते हैं, उनका ज़्यादा भूमिका रहती है इसमें। तो स्टूडेंट का जो 50% से भी ज़्यादा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है जब वो डायग्राम्स बनाता है, और जब वो खुद अपने माइंड से इमेजिनरी चीज़ें बनाता है। तो ऐसे ही जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इंडिविजुअल डिफरेंस देखनी होती है, और इंडिविजुअल डिफरेंस देके उनके ऊपर उनको पढ़ाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे मैं भी अपनी जब क्लास में होता था तो मैं टीचर को क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था, एक किस्म का डर रहता था, अब स्टूडेंट क्या बोलेंगे कि इसको आता ही नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि जब हमारी क्लास चलती है तो वैसे स्टूडेंट को हम पहले ही देख लेते हैं कि कौन सा स्टूडेंट वैसा है जो कि क्वेश्चन बोलने की कोशिश कर रहा है मगर बोल नहीं पा रहा है।
उस स्टूडेंट को हम अलग से ऑफिस में दूसरे कमरे में एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में एक्स्ट्रा अटेंशन देते हैं निकले उसके दिल से। बिल्कुल जी, जब फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है टीचर के साथ उसका, तो वो अपने अंदर जो भी उसके पास है वो बता देता है। जैसे कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो बता देता है। ऐसे उनको रहता है, एक गैप रहता है कि टीचर हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं उनसे एक कैसा क्वेश्चन पूछूं, या स्टूडेंट जो क्लास में है उनका डर रहता है कि ये बोलेंगे नहीं इसको आता ही नहीं है स्टूडेंट। टीचर का ज्यादा डर नहीं रहता है हमारे, बस स्टूडेंट्स क्या का रहता है कि ये तंग करेंगे। जी बिल्कुल। खैर, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और आपने अच्छी बात कही कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बच्चों की डिफरेंट होती है, तो हर किसी बच्चे की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए अपने लेसन को प्रिपेयर करना, अपने लेसन को डिलीवर करना, वो एक टीचर का फोकस होना चाहिए। खैर नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है कोविड के ताल्लुक से आप तक एक मैसेज पहुँचाएँ। आप देखिए मैसेज, इस पर गौर कीजिए, उसके बाद प्रोग्राम का बाकी हिस्सा। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए किसी से भी मुसाफा न करें। एक दूसरे से कम से कम 1 मीटर की दूरी बरकरार रखें। आंख, नाक और मुंह को न छुएं। खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को ढांपे रखें। साबुन से बार बार हाथ धोएं और अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तंबाकू चबाकर थूकने से बाज रहें। जिस भी सतह को छूना पड़े उसकी सफाई यकीनी बनाएं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जेएंड के डीडी कशर श्रीनगर से। आज हम बात कर रहे हैं लेट अस सॉल्व इंस्टीट्यूट के चेयरमैन फैज़ान अहमद डार साहब और डायरेक्टर सुखबीर सिंह साहब से। लेकिन बातचीत का सिलसिला जारी रखने से पहले हम आप तक पहुंचाते हैं आज के अखबारात की सुर्खियां। जी अमर जी, आगाज़ करते हैं सुर्खियों का एक उर्दू रोज़नामे से। इसमें खबर शाया हुई है, झील डल में महाजिर परिंदों की आमद शुरू, हज़ारों रंग बिरंगे तयूर ने आबगाह की कशिश में इजाफा। मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है और इसके स्टी पेज से ये सुर्खी, पीडीडी टू लॉन्च कस्टमर केयर सेंटर फॉर स्विफ्ट ग्रीवेंस रिडर्स, फैसिलिटी टू बी इनॉग्रेटेड एट बिमना डेटा सेंटर। जी नाज़रीन, मेरे पास एक अंग्रेज़ी रोज़नामा है, उसमें से 2 खबरें शामिल प्रोग्राम करेंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑर्गेनाइजेज कैंडल लाइट विजिल ऑन वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। एक और ख़बर इसी अखबार से, स्किल डेवलपमेंट की टू इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोफेसर तलत। KU होस्ट्स ऑनलाइन वर्कशॉप ऑन एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर J&K यूथ। जी, मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है और इससे ये 2 सुर्खियां, आलमी अदारा सेहत ने कोरोना वैक्सीन के इब्तदाई नताइज को अहम करार दिया। इसी अखबार से एक और सुर्खी, TRC से जहांगीर चौक तक संडे मार्केट में गर्म बाजारी, अक्सर खरीदार बूटों और गर्म मलबूसात पर टूट पड़े, कंबलों के खरीदार भी बेशुमार। लेकिन देखने को ये मिला कि मास्क लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ना मास्क का इस्तेमाल करते हैं और ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं। खैर, ये एक लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए। जब भी हम अपने घरों से निकलें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग ए मास्क एंड यू आर वेयरिंग इट प्रॉपरली। एक और उर्दू रोज़नामा मेरे पास और इसमें से 2 खबरें लेना चाहेंगे। ब्राज़ील और पुर्तगाल के सिफारतकारों का दौरा शहर ख़ास, खानकाए मौला, पत्थर मस्जिद और बर्शा मकबरे पर गए और मालूमात हासिल की। एक और ख़बर इसी अखबार से, DDC इंतखाबात के लिए भरपूर हिफाजती इंतज़ामात, आज नामजदगियाँ वापस लेने की आखिरी तारीख, 28 नवंबर को वोटिंग। तो नाज़रीन, ये थी अखबारात की सुर्खियाँ। आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं लेट्स सॉल्व इंस्टीट्यूट के फाउंडिंग मेंबर्स से। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं फैज़ान मीर साहब, जो कि इस इदारे के चेयरमैन हैं, और सुखबीर सिंह जी, जो इस इदारे के डायरेक्टर हैं। फैज़ान, हमें अपने इंस्टीट्यूट के बारे में अब बताइए कि कौन से कोर्सेज़ आप वहाँ पढ़ाते हैं, किस किस क्लास को पढ़ाते हैं, क्या करिकुलम रहता है, क्या फोकस रहता है, क्या तरजीहात रहती है। और साथ ही ये भी हमारे के इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे यहाँ कश्मीर में, आप में नया क्या है? नाइस क्वेश्चन। बात ये है दैट के जो मैंने पहले कहा आपसे, वो प्रॉब्लम्स देख के, तो वो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है वहाँ पे। मैं पढ़ा हूँ,
मैंने प्रॉब्लम्स देखी है, उनको सॉल्व किया है, कैसे जी। कर सकता हूँ वो किया है। जी सबसे पहले मैं बोलूँ हम क्या क्या कोर्सेज कराते हैं। हम क्लास 11 मेडिकल नॉन मेडिकल, क्लास जी। 12 मेडिकल नॉन मेडिकल, नीट और जेई मेंस के लिए कोचिंग कराते हैं। जी तो हम क्या नया कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लास 11 पे आता हूँ। हमने क्लास 11 के पूरे सेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहले 5 महीने में हम मेक श्योर करते हैं दैट कि जो बच्चे का बोर्ड्स का सिलेबस है वो ख़त्म हो जाए, अच्छा और उसके बाद हम फिर से चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। जी और जो एंट्रेंस के लिए जिसको पढ़ना है, इसके करने की 2 वजूहत है। रीज़न फर्स्ट इज दैट जिस बच्चे को एंट्रेंस देना है वही वो पढ़ेगा, जिसको नहीं देना है वो फजूल में वो चीज़ क्यों पढ़े, उसको नहीं चाहिए। तो बोर्ड्स ख़त्म हुआ, उसके बाद हम फिर से चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, 3-4 महीने का कोर्स कराते हैं उनको, वो 11th का हो जाता है। उसके बाद फिर से क्या होता है, फिर 1-2 महीने हमारे पास बच जाते हैं, हम बोर्ड्स का रिवीजन करते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं। जी क्लास 12 के लिए हम सेम रिपीट करते हैं। जी। तो अगर मैं आपको एक सेंस में बोलूँ, जो बच्चा हमारे पास जिसको एंट्रेंस भी पढ़ना है, हम भी पढ़ाते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट कि हम बोलते हैं ज़रूरी नहीं है। अब जिसको करना है, किसी का सच में पैशन है डॉक्टर बनना, कोई बचपन से ये सपना लेके बैठा है कि मेरे को एक इंजीनियर बनना है, तो जी। उनके लिए भी पढ़ाना है हमको। अगर मैं आपको बोलूँ, एक बच्चा हमारे पास 11th में एंट्रेंस पढ़ता है, 12th में एंट्रेंस पढ़ता है, जब वो वापस एंट्रेंस पढ़ने आएगा, बेसिकली उसने 3 साल अच्छे से एंट्रेंस पढ़ा है। अब क्या हो जाता है, लाइक जो हो रहा है अभी, क्या हो रहा है कि बोर्ड्स और एंट्रेंस को एक साथ पढ़ाया जाता जी। है। बच्चा इसलिए बच्चा है क्योंकि वो मैच्योर नहीं है, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है मैं बोर्ड्स के लिए क्या पढ़ूं और मैं एंट्रेंस के लिए क्या पढ़ूं। सही बात। तो इस हिसाब से हमने सारा अपना ही डिजाइन किया है। सो अब आपने कहा व्हाट्स न्यू, न्यू इज वी आर हैविंग ओनली 30 स्टूडेंट्स इन अ बैच। आप मतलब देखें, 200-300 बच्चे तो कहीं पे नहीं गए, कम से कम 300 बच्चे तो क्लास में होते हैं। नहीं, हम भी जब ट्यूशन पढ़ने जाते थे तो भेड़ बकरियों की तरह हमें उस हॉल में घुसा जाता था, और वहाँ फिर हम इतना शोर होता था कि आप लेक्चर नहीं सुन पाते थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा लूप होल था जो ट्यूशन सेंटर्स में था, जहाँ पे मुनीर बहुत सारे बच्चे होते थे और किसी को अटेंशन नहीं मिलता था। आप अगर चाहें भी कोई क्वेरी रेज करना, कोई डाउट क्लियर कर नहीं पाते। तो इट्स वेरी गुड थिंग। तो अगर 30 बच्चे क्लासरूम में हैं, एक टीचर 30 ही बच्चों को हैंडल कर सकता है। हमको ये बात अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मतलब अगर 300 बच्चे एक टीचर के सामने मैं रख दूं, तो कैसे हम ये बोल सकते हैं दैट कि वो हर एक स्टूडेंट की लेवल पे आके उसको पढ़ाएगा। एक और बात है, हमारे यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन है दैट देयर आर सम जीनियस किड्स एंड देयर आर सम डल किड्स। कैटेगराइज करते हैं। हमने कैटेगराइज किया है, वो नहीं होता है जैसे हमने गवर्नमेंट ने कैटेगराइज किया, APL लेबल कर देते हैं ना। अगर दूसरी बार कोई कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करे तो हम कहते हैं ये डल है। हाँ, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, जितना मैंने पढ़ाया हुआ है, जितना मैंने अपने स्टाफ से कहा है दैट कि आप कभी भी ये नहीं समझना मेरे पास कोई बच्चा जीनियस है, मेरे पास कोई बच्चा डल है। हर एक बच्चे के दिमाग तक का एक अलग अलग रास्ता होगा, बस आप वो रास्ता ढूंढ के दीजिए, तब आपके सामने हर कोई बच्चा जीनियस है। बहुत बहुत खूब। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा हमसे, उन्होंने एक कोट दिया दैट कि अगर आप फिश को जज करोगे कि वो पेड़ पे चढ़ पाती है, तो फिश हमेशा ये सोचेगी हम स्टूपिड। सब में अलग अलग किस्म की सलाहियत होती है, कुव्वत होती है, जिसको एक टीचर को समझना पड़ेगा और उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक आना पड़ेगा, तब जाके आप उसको समझा सकते हैं। और ये जो लेबलिंग है, कैटेगराइजेशन है, ये घरों में भी होता है। मतलब आपके अगर कजन्स हैं, आप 2-4 कजन्स में बैठे हैं, तो थोड़ा आप में लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो अकी वन न तो फिक्र तरह की है तमिश वना ये कर लो मैं ब्रोकुन तमिश दियो से कि दुकान ये कर दुकान दे। लेकिन मैं आपको बोल दूं जिनको ये बोला जाता है ये करने की, एट द एंड अगर आप कंपेयर करोगे उनको, उन्होंने बहुत कुछ किया होता है, बहुत कुछ अच्छा किया होता है, बहुत कुछ किया होता है। लेकिन अब क्या बात है कि घर वालों को नहीं लगता है क्योंकि वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए, तो उनके हिसाब से सारा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। आमतौर पे क्या होता है, एक जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स देख रहे होंगे, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, वो नजर दौड़ाते हैं हमारे आसपास। अच्छा, फलानी एक KS ऑफिसर बना है, तो शाम को आके घर पे बोलेंगे खाना खाते वक्त, बेटा तो शीएस KS करूं। अब IAS बना, बेटा वन चीज IAS करूं, तो बच्चा कंफ्यूज हो गया। KS IAS क्या, एक बात है, कभी बच्चे से पूछा कैसी गोबर करूं, कभी डिस्कस नहीं किया उसके साथ करियर ऑप्शंस। एक और बात मैं बोलूं, आज के पेरेंट्स में एक प्रॉब्लम है, आई एम सॉरी इफ आई एम ऑफेंडिंग एनीवन,
प्रॉब्लम यह है कि उनको लगता है हमें बहुत पता है, लेकिन ट्रस्ट में आपके बच्चे को उससे ज़्यादा पता है, क्योंकि जब आप उसकी एज के थे आपके पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन उतना नहीं था। आज तो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन है। वही मतलब आज का रिचेस्ट पर्सन जेफ बेजोस, उसको सुन सकता है वो क्या बोल रहा है, तो कॉमन सी बात है वो इंस्पायर होगा उससे, सक्सेस स्टोरी सुन सकता है, आप अचीवर्स उसको सक्सेस स्टोरी किसकी सुना रहे हो? हमारे गांव में अमीर आदमी है उसकी, वो दुनिया के जो दुनिया में सबसे अमीर बना है उसकी सक्सेस स्टोरी सुन रहा है, वो एक्सपोजर नहीं तो देते हैं। वो उनको क्या बोलते हैं, आप उसकी तरफ देखो, जो हमारे गांव में इसने ये किया आप उसको देखो, हमारे शहर में इसने ये किया आप उसको देखो। नहीं, वो किसको देख सकता है? मतलब वो सुन सकता है MIT US का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो वहाँ के प्रोफेसर्स को सुन सकता है। तो ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है दैट कि उसके पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बहुत है, वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप उसको पुल बैक कर रहे हो, आप उसको रोक रहे हो। सही। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है वो देखे बच्चा गलत तो नहीं कर रहा है, उनको गाइड करें। हाँ, गलत कामों से रोके। लेकिन अगर आपको लग रहा है कुछ गलत नहीं है, सपोज आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फोन पे हुआ था, क्या फोन पे आसान, उनको बोलो ना फोन में सारी दुनिया है। मैं US घूम रहा हूँ फोन से, मैं किसी भी जगह जा सकता हूँ फोन से। हाँ, फोन का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बेटर है दैट कि एक पेरेंटल कंट्रोल नाम की एक सेटिंग आती है फोन में, आप वो एक्सेस कर लो, ये बोलने के बजाय कि आप फोन छोड़ दो, आप ये कर दो। और आमतौर पे मैंने क्या देखा है, मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है, एग्जाम जो ही होते थे मेरे पापा ने मेरे से फोन लिया। आप उस टाइम पे फोन ले रहे हो जिस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन एक्सेस टू इंटरनेट उस वक्त आप बोल रहे हो पापा फोन ले रहे हैं। So, ये प्रॉब्लम्स जो है सोसाइटी में भी है और पेरेंट्स में भी, स्टूडेंट्स में भी, सब में है, लेकिन इनिशिएटिव तो लेना है, डिफरेंट तो कुछ करना है हमको। सही बात, सही बात। सुखबीर सर की तरफ आएंगे हम। सुखबीर सर, नीट करने इतने बच्चे आ जाते हैं, हर साल कोचिंग्स में जाते हैं, तो किस मोमेंट पे एक बच्चे को समझना चाहिए कि हाँ ही इज़ मेंट फॉर नीट, या कहाँ पे उन्हें ये डिसाइड करना चाहिए कि नहीं जी अगर मुझसे नहीं हो रहा है तो मुझे छोड़ना चाहिए? तो बेसिक चीज़ें क्या देखनी चाहिए इसमें? देखो, नीट एक तो होता है अपना इंटरेस्ट जी, एक अपना जो जिस बच्चे का जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो उसमें वो ज़्यादा मेहनत करेगा और उसको मज़ा भी आएगा और उसको एंजॉय भी करेगा। अगर हम किसी पे कोई चीज़ थोपेंगे तो उसके लिए वो बर्डन बन जाएगा। सही। और ऐसे ही होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और वो गलत कदम फिर उठा लेते हैं इससे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि पेरेंट को कभी भी अपना डिसीजन फोर्स नहीं करना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। दूसरा ये कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि उसमें वो ज़्यादा कुछ करेगा, ज़्यादा आगे बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे नीट की बात है, अगर किसी स्टूडेंट को नीट का पैशन है या नीट एग्ज़ाम पास करना है तो उसकी प्रिपरेशन जो है वो 9th क्लास से ही शुरू होनी चाहिए, फाउंडेशन से ही शुरू होनी चाहिए। और जब हम फाउंडेशन से शुरू करेंगे, अपना पूरा फ्रेम बनाएंगे और स्ट्रेटजी बनाएंगे, स्ट्रेटजी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हैं मगर उनके पास स्ट्रेटजी नहीं होती है, तो मेहनत भी कर लेते हैं, स्ट्रेटजी ना होने के कारण, प्रॉपर स्ट्रेटजी ना होने के कारण उनका आउटपुट इतना ज़्यादा नहीं निकल पाता। कहते हैं ना स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। बिल्कुल, इसीलिए उनको स्ट्रेटजी फ्रेम करनी चाहिए। स्टडी मटेरियल जो हमारे पास नीट के लिए होता है वो NCERT टेक्स्ट बुक जो हमारे पास है, NCERT बुक जो है उन पे फोकस करना चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि 60 से 70% जो क्वेश्चंस आते हैं MCQ हमारे नीट एग्जामिनेशन में वो हमारे टेक्स्ट बुक में से आते हैं। और बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रीवियस पेपर्स होते हैं, जो पिछले 10-15 साल के पेपर, उनको प्रैक्टिस करना होता है। और जो एक्स्ट्रा कोई स्टडी मटेरियल है, फॉर एग्जांपल कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई मटेरियल प्रोवाइड करता है या कोई रेफरेंस बुक हमारे पास है तो उनको कंसल्ट कर सकते हैं। मगर 60 से 70% जो है वो हमारा NCERT जो बुक्स हैं उनसे आता है। तो स्टूडेंट को 9th से ही फोकस करना चाहिए, 9th क्लास से ही, ताकि वो जाके 12th के बाद इजीली नीट को क्वालिफाई करे। वो स्टूडेंट जो 12th के बाद सोचते हैं कि हम अब नीट करना है तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले ही अपना विजन बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, IAS KS है, उनके लिए भी हमको पहले से ही तैयारी करनी होती है 10+2 लेवल में ही, तब जाके हम वो पास कर लेते हैं। तो अगर हम एट द 11th
11th आवर हम बोलें नहीं जी अब हमको पास करना है एग्जामिनेशन, तो वो टाइम निकल गया होता है। हम मींस की फिर उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो स्टूडेंट है अगर उसको नीट क्वालिफाई करना है, उसको काउंसलिंग चाहिए, पेरेंट का फुल सपोर्ट चाहिए और उसको अच्छी इन्वायरमेंट चाहिए, उसको स्टडी मटेरियल चाहिए और उसकी अपना इंटरेस्ट चाहिए, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर नीट फॉर एग्जांपल सारे स्टूडेंट, इतना नहीं है कि हर एक स्टूडेंट नीट जो है वो क्वालिफाई करेगा, जो नीट क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं उनके लिए दुनिया बहुत बड़ी है। हम बताते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, ठीक है जी, बहुत बड़ी दुनिया है, तो उनको डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। तो और भी बहुत सारे प्रोफेशन हमारे हैं मेडिकल फील्ड में जो वो ले सकते हैं। बंदे में काबिलियत होनी चाहिए, उसके पास अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और सब्जेक्ट का वो एक्सपर्ट होना चाहिए, तो वो हमेशा ही वो हाई स्पिरिट में रहता है। बिल्कुल जी। हमारे साहब फैजान की तरफ हम एक बार फिर आते हैं। प्लीज। इनकी एज भी माशाल्लाह कम ही है और इतना बड़ा स्टेप, हेड्स ऑफ टू हिम। लेकिन जब पेरेंट आपके पास आता है उसको आप किस तरह से मोटिवेट करते हैं? क्योंकि यह सुम अख फील्ड यथ मज पेरेंटन सारी खुद ज्यादा परेशानी बच्चन हज सेफ जाए मामला ठीक, तो किस तरह से क्वालिटी एजुकेशन और बाकी मामला किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं पेरेंट्स को? देखिए, आई डोंट बिलीव आपको मोटिवेट इस ऐसी चीज़ के लिए करना पड़ता है जिसको आप फेक आउट करते हो। नहीं जी मेरी चीज़ अच्छी है, नहीं जी आप देखो मेरी चीज़ अच्छी है। मुझे फेक आउट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट ईयर वी हैड 7 स्टूडेंट्स एंड फ्रॉम दैट वेरी 7 स्टूडेंट्स देयर वर 70 स्टूडेंट्स विदाउट एनी एडिंग। द रीज़न वो 70 बच्चे आए क्योंकि हमने उन साथ पे वर्क किया जी। और पेरेंट्स जब आते हैं उनको मोटिवेट क्यों करें? हमारी सीधी बात होती है, आप जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं आप उनसे बात कर लीजिए, क्योंकि एक टीचर का बेस्ट जज उसका स्टूडेंट होता है। तो आप उनसे बात कर लीजिए, वो देखेंगे। हाँ, बाकी रही आपकी दैट के सर यहाँ पे ये पढ़ाई के बगैर ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। देखिए, जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन में हमें हर कोई चीज़ इंश्योर करनी पड़ती है। पेरेंट पूछे या ना पूछे, वो तो फिर भी आपका इंश्योर करनी ही है। और पेरेंट की खाली एक बात होती है, मैं जो पेरेंट से बोलता हूँ वो हमेशा ये बोलता हूँ दैट के प्लीज़ आप इसको वो करने दीजिएगा जो ये चाहता है। सही। क्योंकि ये आपको उसमें वो करके देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं। तो पॉइंट ये है कि बस मेरा खाली जो सेंटर पॉइंट हमेशा ये रहता है दैट कि बच्चे की सुनो, वो क्या बोलना चाहता है। लाइक मैं यहाँ पे नहीं होता इस वक्त आपके सामने बात कर रहा होता, अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया होता ना गोबरा इंजीनियरिंग या शिकारी, अगर इस बात पे उन्होंने इफ दे वुड हैव बीन फोर्सिंग मी दैट यू हैव टू बी एन इंजीनियर, आई वुड हैव नेवर बीन एट दिस स्टेज। फैजान, एक बात जो बहुत ज़रूरी है उसके बारे में मैं आपके ख्यालात जानना चाहूँगा। जहाँ पे हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाने की बात करते हैं, आम करने की बात करते हैं, वहाँ फिर अफोर्डेबिलिटी का इशू आ जाता है। बहुत सारे वालिदैन का ये भी कहना है या फिर स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हम जिन बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे लिए ट्यूशन सेंटर्स की फ़ीस अदा करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो क्या आपने इन वेरीड बैकग्राउंड से, जिन बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, उनका ख्याल रखते हुए कुछ ऐसे तबक़ाजात के लिए कंसेशंस रखी हैं जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, उनके लिए कोई कंसेशन, उनके लिए कोई रियायत? बहसियत एक इंसान, एक मुसलमान होने के लिहाज से हर एक हम सबका फ़र्ज़ है कि हम अपने से छोटे तबके के लोगों के बारे में ख्याल रखें। और अगर पूरे कश्मीर को आगे जाना है, जो हमारा निचला तबका है उसको ऊपर लाना है। और मुझे नहीं लगता एजुकेशन जो है इसके बगैर किसी और चीज़ में ऐसी ताकत है जो उनको ऊपर ला सकती है। तभी तो वो इनइक्वालिटी ख़त्म होगी। हमने क्या है, हमने 20% रिजर्वेशन ऐसे बच्चों के लिए रखी है जो ऑर्फन्स है जी, यहाँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जिनके पापा 200-300 रुपये एक दिन का कमाते, वो कैसे करेंगे? वो 20% बच्चे जो होंगे उनको सारी बुक्स, उनके रहने वहने, हर एक चीज़ का खर्चा हम उठाएंगे। बहुत खूब। और रिमेनिंग 30% जो है लोअर मिडिल क्लास हम जिसको कहते हैं, रिमेनिंग 30% रिजर्वेशन हमने रखी है लोअर मिडिल क्लास के लिए, जो बोल भी नहीं पाते हमें कंसेशन दो। मतलब सही, वो बोल भी नहीं पाते हैं सर हमारे पास नहीं है पैसे, क्योंकि एक मिडिल क्लास की एक प्रॉब्लम है, उनको अच्छे कपड़े भी पहनने हैं और उनके पास पैसे भी नहीं होते, लेकिन अच्छे कपड़े पहनने हैं। उनके लिए हमने रखा है वी प्रोवाइड 70% कंसेशन टू देम। हाँ,
इंस्टीट्यूट के अपने खर्चे हैं, आई विल बी फ्रैंक विद यू, इंस्टीट्यूट के अपने खर्चे हैं, रिमेनिंग 50% स्टूडेंट्स जो उनसे 100% फीस चार्ज किया जाता है। जी। तो जो आप बोल रहे हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल है, उनके लिए हमने पूरा ख्याल रखा हुआ है। और मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से भी लोगों को बोलना चाहता हूँ दैट कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, अगर आपका बच्चा है, आपके पास पैसे नहीं है, आई एश्योर यू दैट कि वो वैसे ही पढ़ेगा जैसे किसी बड़े आदमी का बेटा पढ़ता है। आप हम तक आइए, वी आर रेडी टू वर्क फॉर यू, क्योंकि बीइंग ए मुस्लिम ये मेरी प्रायोरिटी है। और मैं इंस्टीट्यूट सेटअप करने का जो रीज़न था, ये खाली पैसा नहीं था, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था दैट कि मैं सोशली भी कुछ कर पाऊँ, और एजुकेशन से बढ़िया फील्ड कोई है ही नहीं। मतलब जो हमारा प्रोफेशन है, टीचर्स प्रोफेशन एक प्रॉफिट्स प्रोफेशन है, तो वी हैव टू वर्क लाइक दैट। बिल्कुल, वी हैव टू वर्क लाइक दैट। बिल्कुल सही। फैज़ान, आपके जो तासुरात हैं इतनी कम उम्री में, मुनीर आज मैं इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ। तो ये चीज़ इतनी कम उम्र में बहुत कम देखने को मिलती है। हम दुआ करते हैं कि ये जज्बा आपके दिल में कायम रहे और आप अपने मंसूबों में, जो आपका विजन है, जो आपके प्लान्स हैं, उनमें कामयाब हो जाएं। एक और इशू पर्टेनिंग टू ट्यूशन सेंटर्स ये होता है कि जो फैकल्टी वहाँ पे आप हायर करते हैं वो चेंज होती रहती है। मतलब आप ट्रायल क्लासेस के लिए कुछ टीचर्स को हायर करते हैं, फिर स्टूडेंट्स उनके साथ एक रिपोर्ट बिल्ड करते हैं, लेकिन फिर जो ही वो आदी हो जाते हैं उस मेथडोलॉजी के, जो ही वो उस मेथडोलॉजी के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, टीचर चेंज हो जाता है। तो फैकल्टी को हायर करने का आपका क्राइटेरिया क्या रहता है? और दूसरी बात ये भी इन्होंने पेरेंट्स से मुखातिब होकर अभी कहा था कि वो इनसे राब्ता करें, और वो कहाँ राब्ता कर सकते हैं, कहाँ पे इनका इंस्टीट्यूट है, वो भी बताया हमारे पेरेंट्स को। हमारा इंस्टीट्यूट परेपुरा में है। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, आई नो प्रॉब्लम टू शेयर माय नंबर पब्लिकली, 7006654498। वंस अगेन आई विल रिपीट इट, 7006654498। आप प्लीज इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें। जी, यहाँ कैमरा है आपका। आप प्लीज इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें, तो मैं जितना मुझसे हो पाएगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन से हो पाएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। और जो आपने बोला, आपका सवाल फैकल्टी के रिलेटेड है। देखिए, फैकल्टी में मैं क्या करता हूँ, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए बहुत सारा, क्योंकि ये एक सोशल, मैं बोलूँगा एक सोशल एक्टिविटी थी मेरी। तो मैं क्या करता हूँ, वंस मुझे कोई स्टूडेंट बोल देता है डैट के सर ये टीचर बहुत अच्छे है, हमें इनका बहुत समझ आ रहा है, आप इनको नहीं छोड़िएगा जी, तो मैं उनको सैलरी नहीं देता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कम एंड बी द पार्टनर ऑफ इंस्टीट्यूट। वेरी गुड। अगर अब वो पार्टनर ऑफ इंस्टीट्यूट है तो वो नहीं जा सकते कभी। सही। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मेरा किराएदार अच्छा है, ठीक है, आप उसको बोल रहे हो ये कमरा जो ये आपका रहा, वो मकान की रक्षा करेगा, वो मकान को देखेगा। तो बात ये है, टीचर तो छोड़ के ही नहीं जाएगा। सही। तो ये मैंने रखा है टीचर को हायर। मैं हायरिंग पे बिलीव नहीं करता। हमारी टैगलाइन जो है, लेट्स सॉल्व अ फैमिली ऑफ लर्निंग। आई बिलीव इन फैमिली। मैं आपको बोल दूं, जो हमारे बच्चे हैं जिनका रिसेंटली एग्जाम है, तो हमने क्या किया, उन बच्चों को शाम को निकालना पड़ता है, मतलब उनको बोलना पड़ता है अब आप जाओ, और वो ये बोल रहे हैं, वो ये बोलते हैं रेड के नहीं सर हम अभी और आधा घंटा बैठे। हमने कल 7:30 पौने 8 बजे बात की थी फोन पे, तो आपने कहा था कि मैं क्लास में हूं अभी। वो बोल रहे हैं, मतलब वो उस टाइम भी बोल रहे हैं डैड के सर हम आधा घंटा और बैठे, हमें घर नहीं जाना। मैं बोल रहा हूँ क्यों? बोल रहा हूँ सर आपको पता है जितना मजा यहाँ पे आता है, एक तो पढ़ाई होती है, एक जो है हमें नहीं लगा कभी डैड के आप टीचर हो। वी कंसिडर एज यू एज योर फ्रेंड, एज अ ब्रदर। द पॉइंट इज दैट के मुझे नहीं चाहिए टीचर स्टूडेंट गैप। अगर एक स्टूडेंट आपका दोस्त बन के अच्छा पढ़ता है तो मुझे वो दोस्ती पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, ग्रीवेंसेस अगर बच्चों को होती हैं तो किस तरह से वो आप सॉर्ट आउट करते हैं, उनको किस तरह से आप टारगेट करते हैं? देखिए, मेरा एक रूल है, द इंस्टीट्यूट इज फॉर स्टूडेंट्स, द इंस्टीट्यूट इज फॉर स्टूडेंट्स। वो शाम को मुझे प्रॉब्लम बोले, सुबह वो नहीं होगी। वो प्रॉब्लम फैजान सर क्यों ना कर रहे हो। और हमारे इस ड्यूटी रूम में काफी ज्यादा फोन्स आ रहे हैं कि फैजान सर एक बार फिर नंबर दोहराएं और आराम से। ओके, 700665498 700665498। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान। सुखबीर जी, वैसे तो डायरेक्टर हमें बताएं कि आपका फोकस क्या रहता है इंस्टीट्यूट में, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं। स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूट जो है उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए, कुछ भी हैफजर्ड नहीं होना चाहिए। तो उसको मेक श्योर करने के लिए आपकी क्या कोशिश रहती है?
बीइंग ए सीनियर मेंबर, मैं सीनियर टीचर हूँ, ये सारे जूनियर हैं मेरे से। जैसे फैज़ान सर जो इनकी फॉर एग्जांपल एज ग्रुप के हैं, तो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। जी। तो मेरा एक काम रहता है इंस्टीट्यूट में कि पूरा देखना कि सारा कुछ सही तरीके से चल रहा है। जो भी हमारे पास जो हमने मींस की ये कुछ अपने कुछ टैगलाइन बनाए होते हैं, उनको देखना अच्छे तरीके से, स्टूडेंट जो हैं उनको सब कुछ मिल रहा है सही तरीके से, कोई ग्रीवेंस तो नहीं है। और कोई ग्रीवेंस वगैरह होती है तो मैं उनसे वो मेरे से शेयर करते हैं और फैज़ान सर से वो शेयर की जाती है। तो फिर फैज़ान सर जो हैं फिर उन ग्रीवेंस को देखते हैं और उनका अजाला करते हैं वो। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, विजन इनका ऐसा है कि एक सीनियर शख्स एक जूनियर शख्स के साथ मिले हैं, कन्वर्ज किया है इन्होंने, मतलब एज डिफरेंसेस को मद्देनजर न रखते हुए इन्होंने इस विजन की और और फैज़ान ये भी अच्छी बात है कि ये आपके टीचर रह चुके हैं। तो यहाँ पे टीचर नहीं थे मेरे, अच्छा, मतलब ये मेरी जैसे मतलब अभी बच्चे हैं उनको पढ़ा रहे हैं। अच्छा। देखिए इसका रीजन जो है वो ये है दैट कि मैच्योरिटी और इनोवेशन एक साथ चले। सही, ठीक है। तो इनके पास एक एक्सपीरियंस है जो मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक जज्बा और जुनून है जो इनके पास नहीं है। तो बात यही है दैट कि जो हम दोनों में, हमारे एक और टीचर है मेरे बहुत प्यारे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, फरहान सर, मतलब जिनका बहुत योगदान है हमारे इंस्टीट्यूट में जी। तो वो जो है मतलब ही इज गुड इन मैथ्स, ही नोज अकाउंट्स वेरी वेल। तो वो जो हमारा टीम, कोर टीम है, हम तीनों का, तो इसलिए ये देख के मैंने देखा दैट कि इनमें क्या है जो मुझ में नहीं है। ठीक है। तो ये सारा चीज कंप्लीट फैमिली बनाने के लिए, एक कंप्लीट फैमिली बने, एक अटैचमेंट हो जाए, हार्ट टू हार्ट अटैचमेंट हो जाए सबके बीच का। बिल्कुल। और जो भी जिसमें कमी है वो दूसरा पूरी करे। क्या होता है कभी कभी दैट कि मैं कोई ऐसा स्टेप लूं जो मुझे सही लगता है, लेकिन सुखबीर सर अपनी मैच्योरिटी से ये डिसाइड कर सकते हैं दैट कि सर अगर हम ये करेंगे इसका ये प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि मैं नहीं देख सकता हूँ बिकॉज मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। सही। फैज़ान, एक और इशू ये होता है कि दूर दराज इलाकों से लोग ट्यूशन पढ़ने के लिए श्रीनगर आते हैं, खासकर ये जो इलाका है परेपुरा का, वहाँ पे बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स। वहाँ पे फिर दिक्कत उनको होती है एकोमोडेशन की, उनको रूम्स हायर करने पड़ते हैं, बहुत महंगी कीमतों पे मिलते हैं उनको। तो कोई ऐसा प्लान है कि आप एजुकेशन के साथ साथ, क्लासेस के साथ साथ उनको इस लिहाज से भी फैसिलिटेट करें, थोड़ा बहुत ये फैसिलिटी भी रखें? देखिए अनफॉर्चुनेटली जो कोविड हुआ इस वजह से प्लान्स बहुत शिफ्ट हुए। हमारा इस साल का प्लान जो था, जो मैंने टीम के साथ डिस्कस किया था, दैट के वी विल सेलेक्ट 100 स्टूडेंट्स और वो 100 बच्चे हम एक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू सेलेक्ट करेंगे जी। और उनको देखेंगे दैट कि उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जिनको मेडिकल, नॉन मेडिकल देना है, जिनको नीट जेईई के लिए अपेयर होना है। तो हम रेजिडेंशियल कोचिंग का कॉन्सेप्ट लाना चाहते थे। उसमें क्या होता, बच्चा जो है वो इंस्टीट्यूट में पढ़ता, उसके बाद हम अपना हॉस्टल लेते और उसको वहाँ पे रखते, और जितना हमसे मिनिमम हो सकता था उसका लिविंग कॉस्ट रखना, उसका हम वो रख देते। और वहाँ पे उनके साथ हर रोज़ एक अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर रहते, सपोज एक दिन बायोलॉजी रहते, एक दिन फिजिक्स रहते, और वो टीचर क्या उनके साथ काम करते, जिनके बच्चे आजकल पढ़ते हैं 12-1 बजे तक तो पढ़ते ही है, वो तब तक वहाँ पे रहे और उनको बोले दैट कि चलो आज हम पढ़ते हैं ऐसे, फॉर एग्जांपल पीछे कोई प्रॉब्लम है वो बोलो, या उनके साथ रह के पढ़े। रिविजन की ज़रूरत हो तो उनके साथ रह के पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब मुझे खुद मज़ा आता है साथ रह के पढ़ने में, ज़्यादा दैट आई एम ऑन बोर्ड एंड टीचिंग। तो वो कॉन्सेप्ट हमने लाया था एंड इंशाल्लाह हम अगले साल इसको वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे इस प्लान को। अब बहुत कम वक्त है हमारे पास, मुझे लगता है मुख्तसर पैगाम क्या होगा सुखबीर जी आपका स्टूडेंट्स के लिए और फैज़ान आपका स्टूडेंट्स के लिए? 2 मिनट है हमारे पास। मैं स्टूडेंट को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, हार्ड वर्क करो, पंक्चुअल रहो, और जो भी आपके पास पैशन है उसको बाहर निकालो। तो स्टूडेंट को अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई उनके पास निशाना है, टारगेट है, तो पहले ही वो टारगेट पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। और जब सिंसियरिटी, डेडिकेशन और हार्ड वर्क, ये 3 चीज़ें मिलती हैं तो सक्सेस जो है वो दूर नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और फैज़ान आपसे पैगाम लेते, लेकिन आपकी पूरी गुफ्तगू ही एक पैगाम था हमारे स्टूडेंट्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको भी ये कोशिश पसंद आई होगी। इवेंचुअली वही बात सामने आई कि जो सलाहियत एक स्टूडेंट में है उसको उस अपने पैशन को फॉलो करने दीजिए, उसमें जो छुपा हुनर है, उसमें जो छुपी सलाहियत है, उसमें उसको आगे बढ़ने दीजिए, तो ही कैन अचीव अ लॉट। आज हमें दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखिए, SOPs गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K।